पर इस बीच हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा भी जुड़ गई है। अमीषा जी, आई एम श्योर आप नीरज जी की बात सुन रहे थे कि अमेरिका में महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर चिंता है और वहां से वो इंपोर्टेड स्ट्रेस हम पर हावी रहता है कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा, वहां पर और बिकवाली आएगी तो यहां पर भी पैसा निकाला जाए एक्सेट्रा। लेकिन ये आरबीआई वाला जो पेच बीच में फंस रहा है कि दो अमेरिकी पॉलिसीज के बीच में आरबीआई की पॉलिसी आएगी और आरबीआई पर प्रेशर रहेगा, एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन के सामने अपने आप को पोजीशन करना और हमारे इन्फ्लेशन को भी टैकल करना। ऐसी स्थिति में क्या चांसेस हैं कि और भी हॉकिश हो सकता है आरबीआई? देखिए, आरबीआई को जैसे आपने कहा वो दो मैंडेट तो है ही कि इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ऑफ कोर्स उससे इंटरेस्ट रेट जो हाइक करते हैं या तो लिक्विडिटी जो ग्रेजुअल कम करते हैं, उससे लॉन्ग टर्म में हम ही सबको फायदा है, जबकि शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा पेन ऑफ हायर कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। बट क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन अभी भी अनकंट्रोल्ड है, जॉब डेटा अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है और उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से वो लिक्विडिटी भी रिड्यूस कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, अपनी करेंसी पे बहुत ही प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एंड टू डिफेंड टू सम एक्सटेंट अवर करेंसी, और उसमें थोड़ी सी सैनिटी रखने के लिए भी हमें इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े बढ़ाते ही रहने पड़ेंगे जब तक कि फेड उस पे एक लिड न डाल दे। तो वो उनको सब सेंट्रल बैंकों को टेंडम में ही काम करना पड़ेगा। एक्सटेंट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि अगर आप देखो तो कंपेयर टू यूएस पास्ट इन्फ्लेशन, देन इन्फ्लेशन इज टू हाई कंपेयर टू आवर ट्रेजेक्टरी एज अ ग्रोइंग developing economy and our past trajectory of inflation. Our inflation is high but not exorbitantly high, but फिर भी आरबीआई को मॉडरेटली रेट हाइक करते रहने पड़ेंगे टू कीप इन टेंडम विद द फेड। ऐसी स्थिति में फिर भारतीय बाजारों में किस तरह की पोजीशनिंग होनी चाहिए? बिकॉज वी टू आर इन अ लिम्बो कि एक तरफ बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, दूसरी तरफ अमेरिकी मार्केट्स में मंदी का डर और मार्केट्स की वॉलेटिलिटी, यहां पर भी तेजी आती है, फिर करेक्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर करेक्ट होते हैं। इस समय आप अपने क्लाइंट्स के पैसे को कैसे पोजीशन कर रही हैं? देखिए, ऐसी मार्केट ना एक बहुत अच्छी भी मार्केट है क्योंकि अगर आप जब अंडरलाइन देखते हो तो मैक्रो थोड़े वर्सन हो रहे, बट पोस्ट 2 years of COVID, uncertainties, restrictions, हम पहली बार फुल फ्लेजेड फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा फर्स्ट क्रॉप थोड़ा इंपैक्ट हो गया वेदर की इधर उधर होने से, बट ब्रॉडली एज एन इकोनॉमी इंटरनली वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन देन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। तो मार्केट ग्लोबल मैक्रो, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से रेंज बाउंड रहेगी, बट विद इन दैट रेंज बाउंड मार्केट इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन, इट्स नॉट अ हार्ड बेरिश सिचुएशन। तो सम ऑफ द कंपनीज, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स will continue to do very well and that's where the opportunities will continue to remain. अच्छा अमीषा जी, एक और चीज है, हमें जब दिक्कत ग्लोबली थी और हमने जब मिड जून से पुल बैक दिखा इंडियन मार्केट्स में, 2-3 स्पेस जो कि अगर आप देखें हमारे लोकल कंजम्पशन पे काफी हद तक आधारित थे। हमने एफएमसीजी में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा, हमने कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा। लुक एट एल&टी, एबीबी, सिमंस, इवन बीएचईएल, इवन कविंस इंडिया। बट अगर मैं इसमें से भी एक तबके को छेड़ूं, एफएमसीजी, जो गोदरेज सीपीए ने कहा, जिस प्रकार का क्वार्टरली अपडेट दिया और डिमांड को लेकर जो उन्होंने आउटलुक शेयर किया, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा है ये स्पेस। आप इस डिप को और आई थिंक इस कमेंट्री को उनकी कैसे रीड कर पा रही है मैम, और आपका आउटलुक एफएमसीजी पर, जिसने 3 महीने में इन्फ्लेशन कम होने के सर्कमस्टेंसेस में अच्छा पुल बैक दिया है इस स्पेस पर? देखिए, इन्फ्लेशन कम होने का एक उनको डेफिनेट फायदा है मेरे हिसाब से। अगर मैं नेक्स्ट 12 महीने का व्यू लूं तो उनको एग्री इकोनॉमी के बाउंस बैक का भी ग्रेजुअल फायदा होगा। अभी आप इंडिया का ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो
urban India and semi-urban India is doing much better than absolute rural India, despite the fact that rural crop prices are very good. आप शुगर ले लो, wheat ले लो या कोई भी ले लो, they are YOY much better. But rural economy is not such a fine fettle because of whatever little crop losses here and there and other reasons. But if I see a slightly longish period from here, rural will also bounce back, while urban will get slightly impacted because high cost of borrowing, repayment, inflation, whatever. ये देखते हुए, I would definitely feel that the very deeply entrenched consumption plays will do better. जैसे कि लीवर्स हो गया. लेकिन मैं वापस ब्रॉडली देखूं तो लीवर जैसे का लास्ट 5-7 साल में इतना री रेटिंग हो चुका है कि इट विल एट बेस्ट बी अ डिफेंसिव प्ले. जबकि आप कैपिटल गुड्स देखोगे तो वहां पर तो साइकिल सिर्फ शुरू हो रही है. तो अभी उनका पी हाई लग रहा है, पर ग्रोथ सस्टेन्ड बेसिस पर हायर देन निफ्टी ग्रोथ ही आएगा. तो ये सेक्टर का ओवरवेट रहना अभी भी मुनासिब है. ओके, ये आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे अपनी राय रखी है आपने. अच्छा मैम, इसी दूसरे तबके को छेड़ता हूं जिसको लेकर एक स्टॉक मैंने आपसे पिछली बार भी आपके इंटरेक्शन से पूछा था, दैट्स कैपिटल गुड्स. आप कितने अभी भी मैम श्योर हैं कि ये पैसा बना के देगा? इस बार भी अगर आप देखिए क्वार्टरली नंबर्स, जो लास्ट रिपोर्टेड क्वार्टरली नंबर्स थे वो बेहद स्ट्रॉन्ग थे. और अगर स्क्रीन पे थोड़ा बहुत पेन है, इफ यू गेट आई मीन रिट्रेसमेंट ऑफ 10 to 5%, क्या दोबारा दाव खेलना चाहिए एलएनटी पे, कमिंस पे और एबीबी सिमेंट्स पे, जिस प्रकार का लास्ट 1 साल में पैसा बना के दिया इन्होंने? विद इन कैपिटल गुड स्पेस मेरा ऐसा मानना है कि 2 जगह पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं. आपने जो नाम बताया उसमें से बहुत चले हुए होने के बावजूद सीमेंस एबीबी विल बी अ बेटर प्ले, क्योंकि वो पीएलआई के चलते जो नया कैपेक्स हो रहा है उसमें तो उनको ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, बट जो कॉम्पिटिटिवनेस प्लांट की बढ़ानी है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से या कॉस्ट घटानी है, तो उनके जो पूरे प्रोडक्ट्स है वो एक्सिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स भी यूज करते हैं. तो नई कैपेसिटी से उनको फायदा होता है, प्लांट इंप्रूवमेंट कॉस्ट एक्सपेंस से भी उनको फायदा होता है. सो ये दोनों मेरे टॉप लिस्ट में अभी भी रहेंगे और मुझे लगता है ये अभी भी पैसा बनाएंगे. एंड बाकी विद इन द स्पेस ऑफ कैपिटल गुड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं डिफेंस देखूं एज कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल एनी अदर bearings, auto ancillary related, etc., etc., etc. काफी में ऐसा होगा कि उनका यूरोप में एक्सपोर्ट्स है, या तो उनके जो सेगमेंट अल्टीमेट बायर्स है उनकी डिमांड इंटरेस्ट रेट को सेंसिटिव है. एज कंपेयर टू दैट व्हेन आई सी डिफेंस, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी, लिक्विडिटी इलास्टिसिटी कुछ नहीं लग रहा है. अगर गवर्नमेंट के नेगेटिव लिस्ट में कोई आइटम है, उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है, उसकी प्रोसेस हो चुकी है, ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो वो विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है. तो मुझे डिफेंस विद इन द कैपिटल गुड्स भी बहुत अच्छी स्पेस लग रही है. अदर सिलेक्टिव डिफेंस प्ले कैपिटल गुड्स प्ले भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि कार्बोरेंडम यूनिवर्सल हो गया, प्राज हो गया, जो सब हमारे रिसर्च कवरेज में या तो रिसर्च रिकमेंडेशन में भी है. वो भी प्लेसेस मुझे काफी अच्छी लग रही है. तो जैसे प्योर इंफ्रा प्ले है जहां पर थोड़ी वर्किंग कैपिटल साइकिल कभी ना कभी इलोंगेट हो जाती है, उससे हम लोग जो प्रोडक्ट एंड यूजेबल कंपनीज है विद इन कैपिटल गुड्स वो ज्यादा प्रेफर करते हैं. अच्छा जी, मैं आपसे एक फाइनल टेक चाहती हूँ बैंकिंग काउंटर्स पर, क्योंकि बैंक्स में अब फिर से भारी बिकवाली देखने को मिली है. ऑफ कोर्स सैटरडे ऑनवर्ड्स एचडीएफसी अपने नतीजे पेश करेगा और वहां से वो रिजल्ट सीजन भी किक ऑफ होंगे. ये क्वार्टर थोड़ा सा बेहतर रहने के आसार हैं, और भी बेहतर रहने के आसार हैं, और Q1 तो स्ट्रॉन्ग था ही. ये डिप का क्या पूरा फायदा उठाया जाए? क्या अपने आप को पोजिशन किया जाए तेजी की तरफ निजी या फिर सरकारी बैंकों में? देखिए, बैंकिंग में अभी भी क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी में जो ट्रेंड ग्रोथ है पास्ट 5 साल का, उससे बहुत ज्यादा अच्छा है. रिकवरी इज जस्ट इंस्यूइंग.
क्रेडिट क्वालिटी इज स्टेबल टू मच बेटर, कैपिटल एडिक्वेसी जो बोलते हैं कि वो भी बहुत ही अच्छी है, और बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे से हेल्ड है फॉरेन पोर्टफोलियोज में। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में कुछ बिकवाली होगी फॉरेनर्स की, तो उनको थोड़ा रिसीविंग एंड पर तो रहना ही पड़ेगा। ओवर एंड अबव दैट, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ट्रेजरी में कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट आएगी। बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि एज अ सेक्टर, एज कंपेयर टू लास्ट 10 years, जबकि एनबीएफसी ने अच्छा किया, ये 5 साल बैंक अच्छा करेंगे। एंड विद इन दैट ऑल्सो जो सेकंड रंग बैंक्स है, मिड साइज बैंक्स, वो अभी भी वन टाइम से मच बिलो बुक पे है। वो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ भी करेगी और री रेटिंग भी होगा, तो वो सेगमेंट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मिड साइज्ड बैंक्स एंड बैंक्स बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो बैंकों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ चुनिंदा एफएमसीजी के साथ साथ कैपिटल गुड्स और डिफेंस सेक्टर वाले कैपिटल गुड कंपनियों पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। चलिए।